हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। आज मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर धातु और अधातु का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, अगर आप 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का क्लास 10 का यानी एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे बच्चों को ये क्लास अंत तक देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को PDF चाहिए तो आप लोग 9262838329 से आप लोग संपर्क कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। इस नंबर पे आप सारे बच्चों को PDF बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? धातु किसे कहते हैं? आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, धातु किसे कहते हैं। तो इसका देखिए उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चे। आवर्त सारणी के बाएं तरफ तथा माध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं। किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी के बाएं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं, जिनमें धात्विक चमक होती है। वे प्राय तन्य, आघात, वधरीय, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक दृढ़ और अधिक घनत्व वाली होती है। इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि धातु के उदाहरण है। आपका पहला नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर हो गया। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धातु के दो रासायनिक गुणों को लिखिए। बताइए, धातु के दो रासायनिक गुणों को लिखिए। तो एक में क्या होगा इसका देखिए उत्तर। देखिए इस क्वेश्चन का, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चे, धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। धातु जो है तो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्या करती है? तो विस्थापित करती है। जैसे यहाँ पे देखिए 2Na प्लस 2HCl मिलकर क्या बनाया? तो 2NaCl प्लस H2, यानी इसको बाहर कर दिया। हाइड्रोजन गैस को क्या किया? तो इसको बाहर कर दिया। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? अधातु के दो गुण धर्मों को लिखिए। इसका उत्तर देखिए प्यारे बच्चे, अधिकतर अधातुएं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो अधिकतर जो अधातुएं हैं तो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु सोनोरस ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। अधातुएं सोनोरस ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। इसका हो गया आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन का ये उसका उत्तर हो गया। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सी धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती है? बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चे। देखिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे आती है। ये धातुएं काफ़ी कम अभिक्रियाशील है। ऐसी धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती है। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? धातुओं का परिष्करण से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर देखिए प्यारे बच्चे, अपचयन प्रक्रम से प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती है। इनमें अपद्रव्य होती है। शुद्ध धातु की प्राप्ति इन अपद्रव्यों को धातु से हटाकर किया जाता है। अतः अशुद्ध धातुओं से अपद्रव्य को हटाना धातुओं का परिष्करण कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर हो गया। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसा धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है और ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये तो वैसे आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ये सारे चीज़, तो आप सारे बच्चों को यहाँ पे सब्जेक्टिव में भी इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए आपका उत्तर देखिए प्यारे बच्चे, पारा जो है ये क्या है? तो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है पारा। ये सोडियम तथा पोटेशियम भी चाकू से आसानी से किसको काट सकते हैं? सोडियम तथा पोटेशियम को। चलिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है प्यारे बच्चे? तो इसका जो होता है ना, सोना और चांदी जो है ना, ये आपका क्या होता है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। अब देखिए ऊष्मा का कुचालक जो होता है प्यारे बच्चे, तो लेड तथा मरकरी जो सादे व्यय में जलाया जाता है, तो लेड तथा मरकरी जो है आपका ऊष्मा का कुचालक होता है। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या है? तांबे के मिश्र धातु के 2 उदाहरण दे। इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए प्यारे बच्चे, किसी धातु में अन्य धातु या अधातु की एक निश्चित मात्रा मिलाकर इन इच्छित गुण धर्म वाली मिश्र धातुएं प्राप्त की जा सकती है। तांबे के 2 मिश्र धातु निम्नलिखित है, पीतल और कांसा। पीतल में 80% कॉपर और कांसा में 90% कॉपर पाया जाता है। तो आपका ये 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धातु विद्युत के सुचालक क्यों होती है? धातुएं जो है तो विद्युत के सुचालक क्यों होती है? तो इसका उत्तर देखिए प्यारे बच्चे, धातुएं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये विद्युत धनात्मक भी है। इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तीव्र होती है।
ना ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके तार से होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से की जा सकती है। धातुओं को चालकता उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। वह इलेक्ट्रॉन धातु से होकर आसानी से दौड़ सकता है। यही कारण है कि धातु विद्युत और ताप के अच्छे चालक हैं। तो आपका ये 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए प्यारा बच्चा, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? संयोजकता से आप क्या समझते हैं? संयोजकता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए प्यारे बच्चे, किसी भी तत्व को संयोजकता उसका परमाणु के सबसे बाहरी काश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। मान लिया कि एक तत्व सोडियम है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपका 2 8 और 1 होता है, 2 8 और 1 है। अतः परमाणु के बाहरी काश में यानी बाहरी कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, अतः इसकी संयोजकता 1 होगी। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन का भी ये आंसर हो गया। चलिए प्यारा बच्चा, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? आघात वर्धीय तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघात वर्धीय तथा तन्य का अर्थ बताइए। प्यारा बच्चा, इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए। कुछ धातुओं को पीट कर उनके चद्दर बनाए जाते हैं। इस गुणधर्म का आघात वर्धीयता कहते हैं और धातुएं आघात वर्धीय कहलाती है। किसी धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं। धातुओं के गुणधर्म को तन्यता कहते हैं तथा धातु तन्य कहलाती है। 1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से जो है तो कितना तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आपका 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? संक्षारण से क्या समझते हैं? संक्षारण जो है तो इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, जब धात सतह जल वायु अथवा आसपास के अन्य किसा पदार्थ से प्रभावित होती है तो इसे धातु का संक्षारित होना कहते हैं तथा इस परिघटना का संक्षारण कहा जाता है। गोल्ड तथा सिल्वर जैसी उत्कृष्ट धातुएं सुगमता पूर्वक संक्षारित नहीं होती है। एल्यूमिनियम जैसी धातुएं संक्षारित नहीं होती है। आपका 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? संक्षारण से बचने की 3 विधियों को लिखें। संक्षारण जो है ना, तो संक्षारण से बचने की 3 विधियों को लिखें। इसका उत्तर देखिए, संक्षारण रोकने की 3 विधियां देखिए प्यारे बच्चे। यश दलेपन द्वारा संक्षारण को हम कैसे रोक सकते हैं? तो यश दलेपन द्वारा, विद्युत लेपन द्वारा और एनोडीकरण द्वारा। ये आपका तीनों जो है ना, इसका क्या हो गया? तो आंसर हो गया। प्यारा बच्चे, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर जो क्वेश्चन आपका, एक धातु और एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठते हैं। इसका उत्तर देखिए, सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने पर वायुमंडलीय सामान्य ताप पर ही जल उठते हैं। श्वेत फास्फोरस अधातु है, इसे पानी में डुबाकर रखा जाता है। यह वायु के संपर्क में आते ही जल उठता है। इसका आंसर हो गया। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है, क्यों? इसका उत्तर देखिए मेरे बच्चे, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकरण है। क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन का ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन Mn ही एक ऐसा धातु है जो अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्पन्न करता है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर इतना ही हो गया। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? एनोड पंख क्या है? उदाहरण के साथ समझाएं। एनोड पंख क्या है? उदाहरण के साथ समझावे। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए, विद्युत शोधन में जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु के टायन के रूप में घोल में जाने लगती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होती है। घुलनशील अशुद्धियां घोल में चली जाती है। अघुलनशील अशुद्धियां एनोड के नीचे जमा हो जाती है। इन्हें एनोड पंख कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न पदों की परिभाषा दें। निम्न पदों की परिभाषा दें।
खनिज का, अयस्क का, गैंग का देना है और निस्तापन का देना है और भर्जन का देना है। चलिए प्यारे बच्चे इसका उत्तर देखते हैं। खनिज का देखिए, भूपर्पट्टी में प्रकृति रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ये प्राय खानों से निकले जाते हैं। चलिए अयस्क का देखिए, वैसे खनिज जिनसे धातु या व्यावसायिक उत्पादन होता है अयस्क कहलाते हैं। अयस्कों में धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इससे धात का उत्पादन सरलता से कम खर्चा में होता है। चलिए आपका गैंग का देखिए, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियां होती है। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। ये अशुद्धियां गैंग कहे जाते हैं। अयस्क को गैंग से हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वह अयस्क एवं गैंग के भौतिक अथवा रासायनिक गुण धर्म पर आधारित होते हैं। इनके पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। चलिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निस्तापन जो है अयस्क को उसके द्रव्यमान से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया जिससे उड़नशील या अशुद्धियां बाहर निकल जाती है और ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, निस्तापन कहा जाता है। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, भर्जन अयस्क को वायु की अनियंत्रित आपूर्ति में उसके द्रव्यमान से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। इसमें अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती है। तो भर्जन का ये आपका क्या हो गया, तो इसका हो गया आपका ये उत्तर। चलिए प्यारे बच्चे आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, आघात वर्ध्यता से क्या समझते हैं। कुछ धातुओं को पीटकर चद्दर बनाए जाते हैं। इस गुणधर्म का आघात वर्ध्य कहते हैं। इसी गुण के कारण एल्यूमिनियम के चद्दर, लोहे के चद्दर आदि बनाए जाते हैं। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम तथा सोडियम धातुओं को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। पोटेशियम तथा सोडियम धातुओं को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। इसका उत्तर देखिए, सोडियम तथा पोटेशियम तीव्र अभिक्रियाशील तत्व है। यह वायुमंडलीय ताप पर ही जल उठता है, अतः इसे खुले वायु में रखने से दुर्घटना की संभावना होती है। यह कारण है कि इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, जिससे इसकी अभिक्रियाशीलता बिल्कुल कम हो जाती है और यह वायुमंडलीय ताप से अप्रभावित रहता है। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में बच्चे, काफी इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है सारे। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। इसका उत्तर देखिए, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल काफी मजबूत होते हैं, अतः अंतर आणविक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक काफी उच्च होते हैं। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, देखिए द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण दे। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण दे। इसका उत्तर देखिए, वैसे ऑक्साइड को द्विधर्मी अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड कहे जाते हैं जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण मौजूद होते हैं। वैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये अम्लों और क्षारों से अभिक्रिया कर भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करता है। आपका 20 नंबर का उत्तर हो गया। चलिए ये देखिए, इसका उदाहरण भी देख लीजिए। Al2O3 प्लस 6HCl मिलकर क्या बनाएगा आपका, तो 2AlCl3 प्लस 3H2O बनाएगा। अब देखिए Al2O3 प्लस 2NaOH मिलकर क्या बनाएगा, तो 2NaAlO2 प्लस H2O मिलकर बनाएगा। चलिए प्यारा बच्चे, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चों को PDF चाहिए तो आप लोग 9262838329 से आप लोग संपर्क कीजिए। आप सारे बच्चों को PDF बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैरेट सोना का
क्या अर्थ है? शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। ये काफी नरम होता है, इससे आभूषण बनाना कठिन है। आजकल गहने बनाने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। 22 कैरेट सोना थोड़ा कठोर होता है। इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी मिला रहता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? चांदी, सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों? बताइए। सोना एक कोमल सुनहले रंग का कीमती धातु है। इसका मुख्य उपयोग आभूषण बनाने में होता है। सोने की शुद्धता को 22 कैरेट में मापते हैं। सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाते समय शुद्ध सोने में कम कीमती धातु या तांबा या चांदी थोड़ा मिला मिला दिया जाता है, जिससे वह कुछ कठोर बन जाता है। सोने के बने आभूषण 22 कैरेट के होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन आभूषण में 22 भाग सोना, 2 भाग तांबा या चांदी मिलावट है। 22 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना में बदलने के लिए 18 भाग सोना और 6 भाग तांबा या चांदी मिश्रित कर देते हैं। इस प्रकार चांदी तथा प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है? ध्वनिक या फिर सोनोरस किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए इस क्वेश्चन का। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की धातुएं ध्वनिक कहलाती है। स्कूल की घंटी से निकलने वाली ध्वनि इसका उदाहरण है। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्वारेजिया से क्या समझते हैं? इसके क्या उपयोग है? देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर। एक्वारेजिया 3.1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ये गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों अम्लों में से प्रत्येक की यह क्षमता नहीं है। एक्वारेजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संचारण है। ये उन अभिकर्मकों में से है जो गोल्ड तथा प्लेटिनम को भी आसानी से गला सकता है। इसका उत्तर इतना ही होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? थर्मिट अभिक्रिया क्या है? तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर देखिए। आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया काफी तीव्र होती है और काफी ऊष्मा निकलता है। इसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में होता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? अयस्कों के समृद्धिकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर देखिए प्यारे बच्चे। पृथ्वी से निकलने वाले अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां हटाना अयस्कों या समृद्धिकरण कहा जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर हुआ। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताइए। उत्तर देखिए। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यष्ट लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर आदि उपाय किए जाते हैं। इससे लोहे का संचालन रुक जाता है और यह लोहा की वस्तुएं बर्बाद होने से बच जाती है। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर वह हरे रंग का हो जाता है, क्यों? कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की चमक बढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। चलिए हवाई जहाज़ों का ढांचा एल्यूमिनियम के मिश्र धातुओं से क्यों बनाया जाता है, वर्णन करें। हवाई जहाज का ढांचा एल्यूमिनियम के मिश्र धातु लीमिन और मैग्नीनियम से निम्नलिखित कारणों से बनाया जाता है। ये अति हल्की मिश्र धातु है जिसकी अपेक्षित घनत्व बहुत कम है। सुचालक होने के कारण विद्युत प्रेषण तारें इनसे बनाई जा सकती है। इन पर जंग नहीं लगता। इन मिश्र धातुओं को कठोरता बहुत अधिक होती है। यह रसायनों के प्रति बहुत क्रियाशील नहीं है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फैन उत्प्लावन विधि का संक्षेप में वर्णन करें। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फैन उत्प्लावन विधि का संक्षेप में वर्णन करें। देखिए सल्फाइड
अयस्कों का सांद्रण करने के लिए उन्हें खूब महीन पीसकर पाइना के तेल जल के साथ मिलकर हवा के झोंके के द्वारा झाग पैदा किया जाता है। शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाता है तथा अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। यह विधि फैन उत्प्लावन विधि कहलाती है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। चलिए प्यारे बच्चे, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन सारा का सारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्यारे बच्चे, सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। चलिए, क्या आपका वल्कनीकरण किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया में रबर में क्या परिवर्तन आते हैं? सल्फर को प्राकृतिक रबर के साथ मिश्रित करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। जब प्राकृतिक रबर को सल्फर से मिलाकर गर्म करते हैं तो रबर अधिक कठोर तथा कम चमकदार हो जाता है। रबर एक बहुलक है जिसमें एक ही तल में अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है, जिसके कारण रबर को खींचा जा सकता है, परंतु सल्फर मिलाने से इसके लचीलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि सल्फर रबर की श्रृंखला के समान अणुओं के माध्य आरे बंध बनाता है। सल्फर कार्बन परमाणुओं के घूर्णन में भी बाधा डालती है। खनिज और अयस्क क्या है? लोहे के दो अयस्कों के नाम इनके आणविक सूत्र के साथ लिखें। उसका उत्तर देखिए, खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु अपने यौगिक के रूप में होती हैं खनिज कहलाते हैं, जैसे फलसाफर, अभ्रक आदि। अयस्क इन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है अयस्क कहलाते हैं, जैसे हेमेटाइट, बॉक्साइट आदि। लोहे के दो मुख्य अयस्क के नाम तथा एक आणविक सूत्र लिखिए। निम्नलिखित है। हेमेटाइट Fe2O3 एवं आयरन पाइराइट FeS2। ये हो गया आपका उत्तर। चलिए, वैद्युत अपघटनी शोधन से क्या समझते हैं? इसका उत्तर देखिए, कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, चांदी, सोना आदि जैसे अनेक धातुओं का शोधन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपभोक्ता विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। विद्युत अपघट्य में जब धारा प्रभावित होती है तब एनोड पर स्थित शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाता है। इतनी मात्रा में शुद्ध धात अशुद्धियां विलयन में चली जाती है तथा अवलयशील अशुद्धियां एनोड के नीचे निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड अवपंक कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, अलोज स्टील क्या है? किन्हीं 3 अलोज के स्टील के नाम और उनकी संचारण लिखें। लोहे के साथ अन्य धातुओं और अधातुओं को मिलाकर प्राप्त की जाने वाली मिश्र धात स्टील कहलाती है। इसके 3 प्रकार है। कार्बन स्टील लोहे और कार्बन का मिश्र धातु कार्बन स्टील कहलाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.5% और से 1.5% तक होती है। कार्बन के अतिरिक्त सिलिकॉन, गंधक, फास्फोरस तथा मैग्नीज भी होती है। कार्बन स्टील पेज, कील, गाड़ी की बैटरियां, गार्डर तथा मशीनों बनाने में काम आती है। समुद्री जहाज, इमारतें तथा वाहन भी इसी से बनते हैं। स्टेनलेस क्या है आपका? स्टेनलेस स्टील जिसमें क्रोमियम, निकल, तांबा, टंगस्टन या वेनेडियम को मिलाया जाता है, उससे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। जिसमें क्रोमियम 18% तथा निकल 8% होता है। यह डेयरी उद्योग, अस्पतालों तथा बर्तन तैयार करने में काम आता है। चलिए, धातुकर्म क्या है? इसके विभिन्न चरणों को लिखें। चलिए, धातुकर्म वह विधि है जिसके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु या निष्कर्षण होता है। अयस्क में शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। अयस्क का
समृद्धिकरण ऐश को से गैंग को हटाने की प्रक्रिया को समृद्धिकरण कहते हैं। धातु का निष्कर्षण, इसके लिए निस्तारण, भर्जन, अपघटन आदि विधि का प्रयोग होता है। धातु का परिष्करण, अशुद्ध धातु को विभिन्न विभिन्न विधियों जैसे विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा शुद्ध किया जाता है। चलिए, मिश्र धातु क्या है? मैग्नीशियम नामक मिश्र धातु के अवयवों के नाम लिखिए और इसके दो उपयोग लिख दीजिए। यह दो या दो से अधिक धातु अथवा तथा धातु का संभाली मिश्रण है। उदाहरण पीतल, तांबा तथा जिंक की मिश्र धातु है। कांसा, तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है। मैग्नीशियम या मैग्नीशियम का संगठन, एल्यूमिनियम Al 95% और मैग्नीशियम Mg 5%। चलिए, मैग्नीशियम के उपयोग, हल्की तथा कठोर होने के कारण यह हवाई जहाज के भाग बनाने में प्रयोग की जाती है। यह वाहनों तथा तुलाओं के भाग बनाने में काम आती है। चलिए, एल्यूमिनियम के उपयोग बताएं। एल्यूमिनियम के उपयोग, एल्यूमिनियम हल्की धातु होने के कारण हवाई जहाज़ों की बॉडी, मोटर, इंजन बनाने में काम आती है। यह बर्तन, फोटो फ्रेम तथा घरेलू उपयोग की और अनेक वस्तुएं बनाने में काम आती है। ये बिजली का सुचालक, इसलिए आजकल बिजली के स्थानांतरण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम की छड़ी, बारीक परतों को खाने का सामान, दवाइयों, दूध की बोतलें आदि पैक करने की प्रयुक्त की जाती है। एल्यूमिनियम पाउडर सिल्वर पेंट बनाने में के काम आता है। एल्यूमिनियम पाउडर एल्यूमिनी थेरेपी में प्रयुक्त होता है। यह प्रक्रम लोहे की पैट्रियों तथा मशीनों के टूटे भागों को जोड़ने में काम आता है। चलिए, 39वां क्वेश्चन क्या आपका, अयस्क और खनिज में अंतर लिखिए। खनिज धातुओं के प्राकृतिक यौगिक रूप को खनिज कहते हैं। अधिकांश धातुएं हमें यौगिकों के रूप में ही प्राप्त होती है, जैसे तांबा हमें पाइराइट या क्यूपराइट से प्राप्त होता है। अयस्क जिन पदार्थों या खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरल हो या उन्हें अयस्क कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है तो लोहे का हेमेटाइट। चलिए प्यारे बच्चे, मैं 1 से लेकर 39 तक का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैं सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन धातु और धातु का कंप्लीट कर दिया। तो प्यारे बच्चे, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जब तक के लिए बाय बाय, वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।